गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का चौथा चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का चौथा लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, साइक्लोट्रॉन। और ये बिहार बोर्ड का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 मार्क्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव बहुत सारा यहाँ से पूछता है। अब चूंकि ये लॉन्ग टाइप में 5 मार्क्स का पूछेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको साइक्लोट्रॉन का परिचय कि साइक्लोट्रॉन है क्या, फिर वो किस सिद्धांत पर काम करेगा, उसका बनावट क्या होगा, उसका कार्य विधि क्या होगा, उपयोग क्या होगा, इन सभी बिंदुओं को आपको देना होगा, तब जाकर के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू हम लोग करते हैं साइक्लोट्रॉन, और एक एक पॉइंट आप देखते रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक आपको बहुत क्लियर तरीके से बताया जाएगा। तो देखिए, साइक्लोट्रॉन जो है एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी धन आवेशित कण जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फा कण है, उसको अत्यधिक ऊर्जा तक त्वरित कर सकते। तो ये तो हो गया साइक्लोट्रॉन का परिचय। देखिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी धन आवेशित कण जैसे कोई प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन है या अल्फा कण है, इसको हम बहुत ऊर्जा दे सकते हैं। ठीक है, अब ये सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर ये मशीन काम करेगा, किस सिद्धांत पर ये यंत्र काम करेगा। तो हम लोग को मालूम है कि जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है, जिसका परिमाण हम लोग निकाले थे क्यू भी साइन थीटा, और दिशा फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से निकलेगा। तो इसी सिद्धांत पर ही काम करेगा कि जैसे ही एक धन आवेशित कण, जैसे मान लें यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण को लाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा और उसको तेजी से घुमाएगा, और घुमाते घुमाते उसको बाहर जहां पे टारगेट जाना होगा वह चला जाएगा। तो बहुत अधिक ऊर्जा तक हम त्वरित कर सकते हैं। तो इसका सिद्धांत यही है। अब बनावट क्या है इसका देखिए, सिद्धांत में देख लीजिए, जब किसी आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस आवेशित कण पर एक बल लगेगा जिसका दिशा होगा फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से हम जान सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बनावट क्या होगा, तो आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे साइक्लोट्रॉन में धातु का, खास करके तांबा का, 2 अर्धवृत्ताकार चपटा बक्सा होता है, जैसा टिफिन बॉक्स होता है ना, लंच बॉक्स, बस उसी तरह का एक चपटा बक्सा इधर और एक चपटा बक्सा इधर। अब चूंकि चपटा बक्सा, ये देखिए, ये जो धातु का चपटा बक्सा आप देख रहे हैं, इसका आकार किसके जैसा है, आप अंग्रेजी में एक लेटर देखते होंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ डी के जैसा, इसके जैसा, डी के जैसा। तो इसीलिए इसका नाम भी है डी। ये एक D1 और एक D2, 2 डी है, इसीलिए 2 डी नाम है। अब अगर हम दोनों डी को एक साथ बोलेंगे तो हम बोलेंगे डीज। डी हो गया एक वचन, एक डी, फिर एक डी ये वाला, तो 2 डी बहुवचन में हम क्या बोलेंगे, डीज बोलेंगे। ठीक है, तो फिर से आइए, साइक्लोट्रॉन में धातु का यानी तांबे का 2 अर्धवृत्ताकार चपटा बक्सा होता है जिसको डीज कहते हैं, और उस चपटा बक्सा का नाम है D1 और D2। धातु में, सॉरी धातु कहते हैं, साइक्लोट्रॉन में धातु के 2 अर्धवृत्ताकार चपटा बक्सा D1 एवं D2 होता है जिसे डीज कहते हैं। याद रहेगा नहीं, साइक्लोट्रॉन में धातु का 2 अर्धवृत्ताकार चपटा बक्सा होता है जिसे क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। क्या कहते हैं, डीज। अंग्रेजी का शब्द डी से बना हुआ है, बहुवचन है, इसलिए डीज बोल दिया गया। ठीक है, और देखिए, दोनों डीज को इस प्रकार रखा जाता है कि इसका व्यास एक दूसरे के समानांतर, इस प्रकार से दम एक डी लिया, एक डी, दोनों को इस तरह से रख दिया, तब समानांतर, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं रखा जाता, दोनों डीज का व्यास एक दूसरे के समानांतर रहता है। देखिएगा, दोनों डीज को क्षैतिज अवस्था में इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों डीज का व्यासीय सतह एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो। ये भी पॉइंट याद रखना। फिर शुरू से, कैसा बक्सा होता है, अर्धवृत्ताकार चपटा बक्सा, जिसको क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। कैसे रखेंगे, तो समानांतर, और ऐसा रखेंगे कि दोनों का व्यास एक दूसरे के समानांतर हो। ठीक है, उसके बाद ये दोनों डीज जो है, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। ये जो दोनों डीज आप देख रहे हैं, इसको एक हाई ऑसिलेटर से जोड़ देता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, यानी हिंदी में उच्च आवृत्ति दोलक से। अब सबका काम भी बताएंगे कि डीज का काम क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का काम, सबका काम बटा बटा है। ठीक है, तो वो काम क्या होगा वो वर्किंग थ्योरी में हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर से समझिए कि दोनों डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा, ये जो पूरा डीज है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, खाली इसका कोई काम उसे होता नहीं है, दोनों डीज को सुरक्षा के लिए स्टील के बक्सा के भीतर रख देता है, दोनों डीज को स्टील के बक्से के भीतर रख दिया जाता है, और ये पूरा उपकरण एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंड N और S के बीच रखा जाता है। देखिए, ये N और ये S, ये क्या है, चुंबक का 2 ध्रुवखंड है, एक N पोल और एक S पोल, उसी के बीच में किसको घुसा दिया, डीज को। चुंबकीय क्षेत्र डीज पर क्या होगा, लंबवत, चूंकि हम लोग को मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर निकलता है, N से S की ओर। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा निकलेगा नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र देखो डीज पर कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा।
तो ये चीज को याद रखिएगा, क्या है कि वर्किंग थ्योरी में ये सब काम देगा। तो बनावट समझ में आ गया। फिर समझिए, साइक्लोट्रॉन में धातु का 2 अर्धवृत्ताकार चपटा बक्सा होता है जिसे क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। एक का नाम D1, एक का नाम D2 होता है। दोनों डीज को इस प्रकार से रखना है कि दोनों डीज का जो 82 सतह देख रही एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो। क्या हो, समानांतर हो। उसके बाद दोनों डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ दिया जाता है। डीज को कहाँ रखते हैं, स्टील के बक्से के भीतर रखते हैं। उसके बाद ये डीज जो है एक चुंबक NS के शक्तिशाली ध्रुवखंडों के बीच में रहता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इस पर कैसा बनता है, लंबवत बनता है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक सब लोग। चलिए तो यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए। हाँ देखो, साइक्लोट्रॉन का परिचय हो गया, प्रिंसिपल हो गया, किस सिद्धांत पर काम करेगा, बनावट हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे वर्किंग थ्योरी, यानी कि क्रिया कैसे करेगा। तो देखिए ये काम कैसे करता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा साइक्लोट्रॉन का ये जो बीच में आप देख रहे हैं गैप, यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि कोई बिंदु पी लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले किसी धनायन को उत्पन्न किया जाता है। किसको, धनायन को। अब चूंकि अब जिस क्षण ये धनायन उत्पन्न हुआ उस क्षण मान लीजिए कि डीज D2 किस पर है, ऋण विभव पर, और D1 किस पर है, धन विभव पर। अब चूंकि ये धनायन यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस किसकी ओर होगा, माइनस की ओर आकर्षित होगा। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, इस पर बल कार्य करेगा और वो बल इस धनायन को घुमाएगा और इसको घुमा करके अर्धवृत्तीय मार्ग पर चला करके यहां तक लाएगा। अब फिर समझिएगा, कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कब करता है, जब उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल को कोई ना कोई बल होगा जो उसको उत्पन्न कराएगा। जिसे हम लोग जानते हैं कि चलो भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब वृत्तीय गति करता है तो उसको गति करवाता कौन है, अभिकेंद्र बल कहाँ से उसके पास आएगा। जैसे मान लो कि इसको हमको फेंकना था, हम इस पर बल लगाए ना भाई, चला गया, गति आ गई इसमें। तो अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो घुमा कौन रहा है, कोई तो घुमाने वाला होगा, तो उसको घुमाने वाला है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो सूर्य और पृथ्वी के बीच लग रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल एक नया तरह का बल उत्पन्न कराता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। और वही के अभिकेंद्र बल गोल गोल घुमाता है। जैसे अभी हम इस पर बल लगा रहे हैं, उसको फेंके तो कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। तो हमने बल लगाया तो ये तो गोलीय तो नहीं घुमा, वृत्तीय गति तो इसमें नहीं हुआ। लेकिन हम क्या देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण पृथ्वी गोल गोल ही क्यों घूम रहा है, सीधा काहे नहीं निकल गई। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो एक अभिकेंद्र बल उत्पन्न करता है और अभिकेंद्र बल किसी वस्तु को सीधा निकलने नहीं देगा, वो वृत्तीय पथ पर गोल गोल घुमाएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को क्लास 11 में पढ़ा होगा, किसी भी वस्तु को अगर वृत्तीय गति करना है तो क्या जरूरी है, नहीं गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, अभिकेंद्र बल। हाँ, ये बात अलग है कि अभिकेंद्र बल कहाँ से आएगा। जैसे मान लो कि कोई साइकिल चलाता हुआ, मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा है, अब उसको मोड़ पर टर्निंग लेना है, उसको अभिकेंद्र बल चाहिए। अगर अभिकेंद्र बल नहीं लगाएगा है ना, तो वहां देखेगा कि कल्टल है, उन्हें पट्टी जा करके, हाँ उन्हें नली उल्ली में खेत में गिर जाएगा, है ना, मुड़ेगा नहीं वो। अगर अभिकेंद्र बल नहीं लगेगा और उसको मुड़ना है, ऐसे जा रहा है उसको मुड़ना, अगर अभिकेंद्र बल नहीं लगेगा सीधा निकल जाएगा, है ना। अब मुड़ना है मतलब मान लो कि मुड़ना है, उन्हें पट्टी गड्ढा है, बस गड्ढे में गिरल रहेगा, मुड़बे नहीं करेगा। तो वहां पर अभिकेंद्र बल जरूरी है। अब अभिकेंद्र बल कैसे लगेगा, तो हाँ, या तो वो ब्रेक मारेगा, धीरे करेगा, हैंडल को थोड़ा सा मोड़ेगा, झुकाएगा, अभिकेंद्र बल लग गया और उसको यूं करके निकल गई, है ना। और कोई एकदम जॉन इब्राहिम निकल आएगा जब स्पीड में, एकदम ब्रेक नहीं मारेगा, स्पीड में निकल रहेगा उन्हें, है ना, माथा उतना फुटल है, लाल होल है उन्हें। तो ध्यान में रखना कि कोई ना कोई अभिकेंद्र बल, जैसे कि साइकिल बल हम बताएं, तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ही ब्रेक मारा तो सड़क, ध्यान देगा बच्चा, जैसे ही ब्रेक लगाया तो सड़क और टायर के बीच घर्षण बल उत्पन्न हुआ और वही घर्षण बल अभिकेंद्र बल उत्पन्न करा दिया। तो कोई ना कोई बल है जो अभिकेंद्र बल उत्पन्न कराएगा। जब तक अभिकेंद्र बल नहीं रहेगा वो गोल गोल नहीं घूमेगा। जैसे इसी को हम बोले कभी इसे फेंक दे तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन अगर हम इसी को धागा बांध करके फिर फेंके, जैसे ही धागा में तनाव आएगा ये यूं घुस जाएगा। तो धागा में तनाव बल आया और वही बल अभिकेंद्र बल उत्पन्न करा दिया। अब यहां भी वही चीज है कि अगर ये, ध्यान दीजिएगा, ये धनायन ऐसा गोल गोल घूमेगा, वृत्तीय पथ पर घूमेगा, तो कोई ना कोई अभिकेंद्र बल चाहिए। और अभिकेंद्र बल लगाएगा कहां से, तो हमको पता है कि जब एक कण को, एक धन आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है Q VB, और यही चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल MV² को उत्पन्न करा देता है। तो यही बल किसको उत्पन्न कराया, अभिकेंद्र बल को, और अभिकेंद्र बल इसको गोल गोल घुमा दिया, सीधा निकलने नहीं दिया। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर ये चीज है कि जैसे ही ये गोल गोल घूम करके ये गैप में पहुंचेगा, अब यहाँ पर सबसे मेन खेला देखिए क्या होगा,
जैसे ही ये गैप में पहुंचे तो गैप में कौन पहुंचा, धन आयन। अब इस धन आयन को आना इधर है, लेकिन अब इधर क्या है देखिए, तो प्लस और प्लस में तो प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा नहीं, तो ये इधर आएगा नहीं। अब क्या होगा, तो अब ये दूसरा कमाल करेगा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। दूसरा काम कौन करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, उच्च आवृत्ति दोलक। ये क्या करेगा इस वीडियो में देखिएगा। ये यहाँ देखिए प्लस माइनस हो रहा है ना, देखिए 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 प्लस माइनस। ये होता क्या है कि जैसे ही गैप में पहुंचता है ना, तो ये ऑसिलेटर क्या करता है कि दोनों का पोल को बदल देता है, यानी माइनस को करता है प्लस, हाँ इसको प्लस और इसको माइनस। अब देखिए ये माइनस हो चुका है, तो अब प्लस वाला इधर आ सकता है ना, फिर ये आएगा, फिर गैप में पहुंचेगा। जैसे ही गैप में पहुंचेगा, अब देखिए ये जा रहा है प्लस वाला, ये भी प्लस हो चुका था, अब नहीं जा सकता है, तो बस क्या करेगा, फिर ऑसिलेटर अपना काम शुरू करेगा, फिर कर देगा प्लस को माइनस कर देगा, और ये जो प्लस था माइनस था, ये इसको प्लस कर देगा। अब देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस अब जा सकता है, फिर जैसे ही गैप में आएगा तब देखो आ रहा है प्लस वाला, इधर भी प्लस है, इसको फिर से माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा, तो ये क्रिया लगातार चलते रहेगा, और जितना ई जाएगा उतना ज्यादा इसका गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। सर्वप्रथम दोनों डीज के बीच में पी बिंदु पर, यहाँ पर जो बता रहे थे, पी बिंदु पर धनायन को उत्पन्न करेंगे। अब मान लीजिए कि उस क्षण ऋण विभव डीज, देखिए ऋण विभव कहाँ है, डीज डी टू पर है, तथा धन विभव किधर है, डीज डी वन पर है, अतः धनायन किधर आकर्षित होगा, डीज डी टू की ओर आकर्षित होगा। अब यहां देखिएगा, यहां मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। धनायन का वेग मान लीजिए कि भी है, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है। चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव आयन का ई है, इसीलिए अब ध्यान देखिए क्या कहता है कि अभिकेंद्र बल लगेगा, तो अभिकेंद्र बल होता है एम वी स्क्वायर बटा आर, जो धन, अच्छा अभिकेंद्र बल आता कहां से है, चुंबकीय क्षेत्रफल के कारण, तो चुंबकीय बल हम लोग पढ़े थे क्यू भी बी साइन थीटा। अब क्यू क्या है, चार्ज, तो चार्ज हम लोग माने हैं ई, भी क्या है वेग, तो वेग ठीक भी ठीक है, और बी चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए साइन थीटा, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्यू भी बी साइन थीटा, लंबत से तो लंबत में 90, 90 का मान एक, तो क्यू भी ही आएगा, तो क्यू भी मतलब कितना हो जाएगा, ई भी हो जाएगा। अब यहां से अगर हम आर निकालेंगे, तो आर कितना निकलेगा, देखिए तो एक भी से एक भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यम भी बटा ई भी, ये आ गया इक्वेशन एक। और आर क्या हो गया, तो आर देखिए यहां से जब ये पी चलता है तो यहां से यहां तक पहुंचता है ना, तो ये जो गैप तक पहुंचा, यानी अर्धवृत्तीय मार्ग का ये त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, अर्धवृत्तीय मार्ग का त्रिज्या। तो जहां आर क्या है, अर्धवृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। तो अभी तो यहीं तक पहुंचा है ना, एक गैप में पहुंचा है, अब फिर गैप को पार करेगा, तो यहां तक नोट कीजिए, उसको आगे बताते हैं। इसके बाद देखिएगा, ए बच्चा यहाँ गैप तक पहुंच गया है, अब ये बड़ा धनायन क्या होगा, इस गैप को पार करके यहाँ पहुंचेगा, तो ये अब नीचे देखिएगा, कहता है कि अब धनायन एक अर्धवृत्तीय मार्ग तय करके गैप पे पहुंचता है यहाँ पे, तो उस समय दोनों डीज का ध्रुवता क्या होगा, बदल जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, और इस काम कौन करेगा, ऑसिलेटर ये काम करेगा बदलने का ध्रुवता को, ठीक है। तो अगर ये माइनस हो गया, तो अब प्लस वाला माइनस की ओर आ जाएगा, तो कहता है कि उस समय दोनों डीज की ध्रुवता बदल जाती है, यानी कि डीज डी टू धन विभव पर और डीज डी वन हो जाएगा ऋण विभव पर, अतः धन आयन किधर आकर्षित होगा, देखिए डीज डी वन की ओर, उस समय डीज डी टू की ओर हो रहा था, और फिर चुंबकीय क्षेत्र तो ऊपर से काम कर ये रहा है, फिर से ये घुमाना शुरू कर देगा, फिर ये घूम कर गैप में, मतलब ये क्रिया लगातार चलते रहेगा, और धनायन का वेग, ऊर्जा और अर्धवृत्तीय मार्ग की त्रिज्या बढ़ती जाती है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कि धनायन का वेग, ऊर्जा और अर्धवृत्तीय मार्ग का त्रिज्या कैसे लिखेंगे, चूंकि धनायन को एक
अर्धवृत्तीय मार्ग तय करने में लगा समय, इसको टी से दर्शाएंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए जब यहां से यहां एक अर्धवृत्तीय चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा, देखिए पाई आर, दूरी पाई आर, और चाल इसका कितना है, भी है। चाल हम लोग भी लिए हैं, शुरू में देखे भी लिए है ना, वेलोसिटी, तो पाई आर बटा भी। और देखिएगा तो टी इक्वल टू पाई इंटू आर, तो आर का मान रख लीजिए समीकरण एक से, तो यम भी बटा ई बी, और एक भी देखिए नीचे में भी है, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कितना मिल जाएगा, पाई यम बटा ई बी। ये पूछेगा, न्यूमेरिकल में भी पूछता है। समीकरण दो मान लीजिएगा कि एक अद्वितीय मार्ग को तय करने में कितना समय लगेगा, पाई कांस्टेंट है, यम भी कांस्टेंट है, यम क्या है, पॉजिटिव आयन का द्रव्यमान, ई कांस्टेंट है, ई क्या है, पॉजिटिव आयन का आवेश, और बी भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये पूरा एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझिएगा बात को, कि यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा, फिर वहां से इतना आने में टाइम लगेगा, और ये काम कौन करेगा, ऑसिलेटर। अगर ऑसिलेटर काम करना बंद कर देगा तो जिस समय दोनों डीज का ध्रुवता बदलना चाहिए वो नहीं बदल पाएगा, और धनायन गैप को पार करके दूसरे गैप में नहीं पहुंच पाएगा, यानी साइक्लोट्रॉन काम करना बंद कर देगा। अब यदि चलिए, अब यदि ये टी को हम लिख दे टी बटा टू, तो ये देखिए टी हो गया टी बटा टू, और पाई यम ई बी, तो टी क्या निकल गया छोटू, टू पाई यम बटा ई बी। अभी टी क्या है, तो जहां टी है आवर्तकाल, क्या है, आवर्तकाल मतलब धनायन एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम लगा है वो कितना का लगा है, आधा चक्कर, यानी कि यहां से चल करके यहां तक पहुंचा एक गैप में, फिर यहां से यहां तक एक चक्कर हुआ ने, तो एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। और जब देखिए आधा चक्कर का पाई एम ई बी है, तो पूरा चक्कर का कितना होगा, इसका डबल, तो यहां पर देखिए डबल हो गया, देखिए टू पाई एम ई बी हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहां पर चाहें तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। अब आवृत्ति को हम सूचित करेंगे न्यू से, किससे, न्यू से। तो न्यू इक्वल टू होता है, आवृत्ति इक्वल टू होता है एक बटा टी, तो एक और टी का मान यहां से रख लीजिए, तो टू पाई एम बटा ई बी, इसीलिए आवृत्ति हो जाएगा, ई बी ऊपर जाएगा ने, तो ई बी बटा टू पाई एम, ये निकल गया। तीसरा, चलिए फिर निकाल सकते हैं एंगुलर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोणीय साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। अब ध्यान देगा, आवृत्ति को सूचित करेंगे न्यू से, लेकिन कोणीय आवृत्ति को सूचित करेंगे ओमेगा से, और ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा बटा टी, याद रखिएगा ओमेगा इक्वल टू थीटा बटा टी। अब ध्यान देगा छोटू, अगर हम यहाँ पे टाइम को कैपिटल टी लें तब थीटा कितना बनेगा, तो देखिए टाइम क्या है, आवर्तकाल, और आवर्तकाल किसको कहते हैं, जब एक चक्कर पूरा करेगा, तो जब एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना एंगल बनेगा, टू पाई बनेगा 360, और 360 कब बनेगा, जब पूरा टाइम लेगा बटा टी। अब इसको अगर हम लोग हल कर देंगे तो यहां के बाद यहां से देखिएगा ओमेगा इक्वल टू टू पाई बटा टी, टी का मान समीकरण 3 से रख लीजिए, टू पाई एम बटा ई बी, टू पाई मरेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या बचेगा, ई बी बटा एम बचेगा। समीकरण
4। अब यहां तक नोट कीजिए, फिर इसका ऊर्जा निकालेंगे। चलिए अब धनायन का अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। धनायन का अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब देखिए, ऊर्जा को दर्शाएंगे ई से, और ये होना चाहिए मैक्सिमम। अब ऊर्जा का फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब सोचिए कि जो धनायन है, धनावेशित कण है, उसका गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा? हाफ तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, तो उसका वेग जितना ज्यादा बढ़ेगा ऊर्जा तो ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ई मैक्सिमम है तो उसका वेग भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अब चूंकि देखिए इधर हम लोग अभी निकाले थे, यहां पे देखिएगा ई भी बी बराबर एम भी स्क्वायर बटा आर निकाले थे ने। अब इसी चीज को यहां पर हम लोग लेंगे, ई भी बी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बटा आर। अब ध्यान देगा छोटो, मत करेगा, हमको इस इक्वेशन में चाहिए एम भी स्क्वायर मैक्सिमम। तो ऐसा करते हैं कि यहां पर हम लोग वेग को मैक्सिमम कर लेते हैं, यहां भी वेग को मैक्सिमम कर लेते हैं। तो अब देखिएगा ई भी मैक्सिमम, एगो कटेगा एगो बच जाएगा, तो बी इक्वल टू एम भी मैक्सिमम बटा आर। और अगर हम इधर लाएंगे तो ई बी आर बटा एम बराबर क्या बचेगा? भी मैक्सिमम। अब यही भी मैक्सिमम का मान यहां रख दीजिएगा, तो इसीलिए ई मैक्सिमम इक्वल टू हाफ एम और इनटू है भी मैक्सिमम का स्क्वायर, तो भी मैक्सिमम है ई बी आर बटा एम, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। और देखिएगा ई मैक्सिमम इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम। अब एम में स्क्वायर होगा तो एक ऊपर एक नीचे कटेगा नहीं, तो नीचे एक ही लिखेंगे। अब ये देखिए आ गया साइक्लोट्रॉन के द्वारा धनायन का अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये आपका समीकरण 5। आज हम लोग इतना ही रहते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन यानी सीमा बद्धता।